गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आपने पाठ 1 दो बैलों की कथा का पठन किया था। आज हम इस दूसरी वीडियो में पाठ 1 जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उस पाठ को आपने पूरा समझ लिया होगा कि उस पाठ में क्या बताया। दो बैलों के जीवन की कथा बताई थी जिन्होंने कैसे संघर्ष किया और अंत में अपने मालिक के घर आ गए। आज हम उसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ऐसे प्रश्न को हम अपनी कल्पना के आधार पर लिखते हैं कि जो कांजी हाउस में जहाँ हीरा और मोती कैद हुए थे उसमें हाजिरी अटेंडेंस क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। वहां पर हाजिरी लेने के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। नंबर 1, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चलता रहे। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। तीसरा, आवारा और उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। इसके अलावा आप लिख सकते हो कोई पशु इधर उधर तो नहीं भाग गया, या कोई चोरी तो नहीं हो गया, या कोई मर तो नहीं गया। आप ये भी बीच में लिख सकते हो। बच्चों, जरूरी नहीं कि जो आपने मैंने लिखा ये प्रश्न आपको जो वीडियो में वो ही लिखो। आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि देखने के लिए कोई पशु इधर उधर तो नहीं हो गया, या कोई मर तो नहीं गया, या कोई चोरी तो नहीं हो गया। ये कारण भी आप बीच में ऐड कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये छोटी बच्ची कौन थी। जब हीरा और मोती को गया अपने घर ले गया था तो गया के घर में ये छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची को प्रेम क्यों उमड़ आया, क्योंकि इस छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा कारण, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माता बहुत मारती थी या हीरा और मोती पर अत्याचार कर रहा था। बात एक जैसी है, वहां छोटी बच्ची पर अत्याचार, यहाँ बैलों पर। वह छोटी बच्ची बैलों के साथ हुआ दुर्व्यवहार देख नहीं सकती थी, इसीलिए ऐसा होता देखकर उसमें आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया। आप यह भी लिख सकते हो। कहानी में प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। कहने का मतलब है कि जो आपने दो बैलों की कथा कहानी पढ़ी, इस कहानी में कौन कौन सी मोरल वैल्यूज की बातें आई। इस कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, एकता में शक्ति होती है। नंबर 2, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथा, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। और भी पॉइंट लिख सकते हो, ये मैंने 4 बताए, और भी मैं बताती हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, निर्बल के प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। अगला पॉइंट है, पशु स्वार्थी नहीं होते, इसलिए पशुओं के माध्यम से निस्वार्थ की भावना को दर्शाया गया है। अगला लिख सकते हो, दूसरों के किए गए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अगला, विपत्ति में मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आप ये बातें भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं पर आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अब इसमें बताया कि गधे का स्वभाव, गधे को मूर्खता का रूप दिया गया
उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता, सहनशीलता की ओर संकेत किया है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अर्थात गधे में इतने गुण होने के बाद भी उसका अपमान किया जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त उचित। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। यहाँ पर आपने पाठ में बताया कि जो गधा है वह सुख दुख, लाभ हानि हर दशा में समान रहता है। गधे के साथ कैसे भी व्यवहार किया जाए परंतु वह असंतुष्ट नहीं होता। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वहाँ यहाँ गधे में देखने को मिलते हैं। ऋषि मुनियों की तरह गधा बुद्धिमान, गुणवान, सहनशील समझना चाहिए। ये गधे की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आपने पाठ में अनेक घटनाएं पढ़ी जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती, चेष्टा मतलब इच्छा, ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अपने मित्र के लिए वह ऐसा सोचते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा डल जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अगला पॉइंट है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा वापस आ गया और दोनों कांजी होश में बंदी बनाए गए। अर्थात अपने मित्र के लिए वह भी कांजी होश में बंद हो गया। वे दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। इन घटनाओं से पता चलता है कि उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। कितने प्रश्न हो गए? 5। 5 प्रश्न समझ आए होंगे आपको। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। आपके पाठ में एक जगह आया था, औरत जात पर सींग चलाना मना है। औरत जात कौन थी यहाँ पर? वो छोटी बच्ची की सौतेली माँ जो उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। वे उसे सींग चलाना चाहते थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, यातनाएं पीड़ा। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। शोषित मतलब पीड़ित, दबाव में। इसलिए समाज में वे नियम बनाए जाते थे, उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर हैं। पक्षधर मतलब उनके पक्ष में हैं। वे स्त्री और पुरुषों की समानता के पक्षधर में है। इसमें आपको प्रश्न समझ आया कि उस समय भारत में स्त्रियों की दुर्दशा थी। पुरुष उन्हें दंडित करते थे, उनका अपमान करते थे। इस बात को बताया गया। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जो लेखक है, लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। वे स्त्री जाति का सम्मान करते थे। उनकी दुर्दशा उन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने स्त्री जाति की दुर्दशा सुधारने का बहुत प्रयत्न किया। प्रश्न नंबर 7,
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? प्रश्न समझ आया? इस प्रश्न में बताया गया जो हमारा समाज है उसमें पशु और मनुष्य के जो आपसी संबंध है उसको इस कहानी में प्रकट किया गया। पशु ज्यादातर लोग किसान लोग पशुओं को अपने घर पालते हैं और उनसे काम भी लेते हैं और उनका दूध जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वे किसानों के घरों से ही आता है। पशु आदिकाल से मनुष्य के साथ ही रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। ऐसा क्यों कहा? किसान जो पशु पालते हैं, जो बैल उनके खेतों में हल चलाने के काम आते हैं, बोझा ढोने के काम, पानी खींचने के काम, सवारी करने के काम पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। इस प्रश्न में पशु और मनुष्य के जो संबंध है उसकी चर्चा की गई कि यदि मनुष्य उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वे भी वैसे बन जाते हैं। यदि मनुष्य पशुओं के साथ अपनेपन का, स्नेह का व्यवहार करता है तो वे भी अपने मालिक के सभी दुखों को सहन कर लेते हैं। आप इस प्रश्न को अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई। इस प्रश्न में उस समय का वर्णन किया जब हीरा और मोती ने कांजी हाउस में कैद पशुओं को छुड़वाया था और दीवार तोड़कर सबको भगा दिया था। तब हीरा और मोती की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। यहाँ केवल मोती की विशेषताएं पूछी गई। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। उग्र मतलब क्रोधी स्वभाव। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय अपने साथी हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा, मोती परोपकारी है। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। तभी तो वह कांजी हाउस में कैद जानवरों की जान बचाता है। चौथा, मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवा, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया है। कितनी विशेषताएं बताई? यहाँ मोती की अनेक विशेषताएं। सबसे पहली क्या थी? वह उग्र स्वभाव का है और फिर भी दयालु है। मोती सच्चा मित्र है, ईमानदार है और मोती स्वार्थी नहीं है। कांजी हाउस में बंद होने के बाद उसने सब पशुओं को बाहर निकाला और अपने मित्र हीरा के लिए वहीं पर खड़ा रहा और तब तक वह नहीं भाग गया जब तक उसका मित्र नहीं बाहर आया। अपने मित्र के बंधे होने पर भी वह वहां खड़ा रहा और स्वयं कांजी हाउस में बंद हो गया। इससे पता लगता है कि मोती सच्चा मित्र है। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करने का मतलब है भाव बताना कि इस पंक्ति का क्या भाव है। इसमें भाव बताना है। इस प्रश्न के कई भाग हैं। नंबर 1, अवश्य ही उसमें गुप्त कोई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। श्रेष्ठता, उत्तमता, वंचित, रहित। अब इसमें गुप्त शक्ति किसके बारे में बताई? हीरा और मोती।
हीरा और मोती में गुप्त शक्ति थी जो एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वे एक दूसरे से स्नेह की बातें करते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ समझता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। वह दूसरे के मनोभावों को समझ सकते। मनोभाव, मन की बात। इस प्रश्न में बताया कि जो हीरा और मोती हैं, दोनों आमने सामने बैठकर बिना बोले एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। ऐसी ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति नहीं दी। ऐसी शक्ति केवल ईश्वर ने पशुओं को प्रदान की है, जो मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य कभी भी बिना बोले किसी की बात नहीं समझ पाता, न ही अपनी बात किसी को समझा पाता है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि आप ये बात भी इसमें जोड़ सकते हो। दूसरा पॉइंट है, उस समय उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों कौन है यहाँ पर? हीरा और मोती। रोटी की बात का वर्णन उस समय का है जब गया उन्हें अपने घर ले गया था और नन्ही नन्ही छोटी लड़की उन दोनों को एक एक रोटी खिलाकर जाती थी। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब दुखी। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा और मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, फिर भी ऐसा उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी भूख शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उस रोटी में उस छोटी लड़की का स्नेह और अपनापन छिपा हुआ था। इसी कारण वे दोनों उसे खाकर तृप्त हो जाते थे। इसमें ये बात भी आप लिख सकते हो कि जो छोटी लड़की उन्हें रोटी खिलाती थी, उनसे उन्हें तृप्ति का अनुभव होता था, उनके मन को संतोष मिल जाता था। गया ने प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को 2 बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि प्रश्न क्या है? गया ने हीरा और मोती को दोनों बार, पहली बार और दूसरी बार, दोनों बार कैसा भूसा दिया? सूखा। इस प्रश्न के 4 भाग दिए। आपने एक प्रश्न इन चारों में से एक छांटना है, कौन सा ठीक है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ख, उसे खल आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। अब इस 4 विकल्प में से एक विकल्प है, गया हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। कैसा व्यवहार किया उन्होंने? वहां वह हिले तक नहीं और न ही उन्होंने पैर उठाया, न ही कोई काम किया। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना, कष्ट। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार करें। प्रश्न का मतलब है, जब हीरा और मोती कहीं भी शोषण की बात देखते थे तो वे उसके विरुद्ध आवाज उठाते थे। इस प्रश्न को, इस अपने विचार आपने प्रकट करने हैं। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होने की बजाय मर जाना ही बेहतर होता है। शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इसमें बताया गया
कि आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए अनेक कष्ट और प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती है। हीरा और मोती ने भी ऐसे ही शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और उनके लिए अनेक कष्ट किए। इसी प्रकार जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था तो हमारे क्रांतिकारियों ने अनेक मुसीबतों का सामना किया और उन्हें आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। मुंशी प्रेमचंद ने भी हीरा और मोती के माध्यम से आजादी का महत्व बताया और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि स्वतंत्रता को प्राप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है यह कहानी आजादी की कहानी की ओर संकेत करती है? प्रश्न, आप ध्यान दीजिए प्रश्न पर। क्या आपको लगता है यह कहानी आजादी की कहानी की ओर संकेत करती है? हाँ, हमें लगता है। क्यों? क्योंकि यह कहानी भी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल भी आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। वे अपना देश यहाँ कौन है? झूरी का घर। झूरी कौन था? उनका असली मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में रहना पसंद नहीं। दूसरा देश यहाँ कौन है? गया का घर। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई याद दिला रहे हैं। इसमें बताया कि आजादी के आंदोलन के समय प्रत्येक भारतीय लोग भी जागृत होना चाहते थे। यह कहानी भी उस समय लिखी गई जब प्रत्येक भारतीय आजादी के लिए प्रेरित होना चाहता था। यह कहानी भी उस समय की है। अब आपको ये 12 प्रश्न उत्तर थे जो आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे और याद करने के बाद दोबारा लिख कर देखेंगे ताकि आपकी गलतियों का सुधार हो जाए। अब है भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 13, बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी, आपने दो वाक्य पढ़े। पहला बस इतना ही और फिर मैं भी। इन दोनों वाक्यों में दो शब्द रेखांकित हैं, ही और भी। ये दोनों शब्द वाक्य में बल देने का काम कर रहे हैं, जिन्हें निपात कहते हैं। आपने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से 5 ऐसे वाक्य छांटने हैं जिनमें ही और भी शब्द का प्रयोग किया गया। आपको मैंने ये 5 वाक्य पुस्तक में से लिखे हैं। ही, एक ही विजय ने उस संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। दूसरा, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। यहाँ पर दूसरे में कौन सा ही? तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। यहाँ भी कौन सा शब्द है? ही। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इसमें कौन सा शब्द है? भी पर जोर दिया गया। पांचवा, अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ये ही शब्द का प्रयोग किया। अब भी, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। ये सब वाक्य आपकी पाठ में से ही लिए गए हैं। दूसरा, उसके चेहरे को एक ही मात्रा आएगी। एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। तीसरा वाक्य देखिए, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है।
चौथा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण थी, अभूतपूर्व पहले जो न हो। पांचवा, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। आपने पांचों वाक्य देखे जिसमें ही और भी का प्रयोग किया गया। निपात और भी शब्द होते हैं, तो, भर, लगभग, मात्र, केवल, सा, ये शब्द भी निपात का कार्य करते हैं। यहाँ पर केवल 2 शब्दों के बारे में पूछा गया था, और भी शब्द निपात होते हैं जो वाक्य में बल देने का काम करते हैं। रचना के आधार, प्रश्न अगला, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, उपवाक्य छांटकर भेद लिखें। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, चेत होना, होश में आना। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक वाक्य पूरा होता है जो किसी शब्दों से जुड़ा नहीं होता। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। इसमें अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यह मुख्य बात है, और गौण है, दीवार का गिरना था। दूसरा, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यह भी मिश्रित वाक्य है, जिसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। इसमें मुख्य उपवाक्य सहसा एक दड़ियल आदमी आया, और गौण उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा कठोर। अगला, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक बैलों की जोड़ी को बोला जाता है। यह भी मिश्रित वाक्य है, जिसमें मुख्य है हीरा ने कहा। हीरा ने का कहना मुख्य बात है, और गौण बात गया के घर से नाहक भागे, बैलों की जोड़ी का भागना। चौथा पॉइंट है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह भी मिश्रित वाक्य है, जिसमें मुख्य बात है तो बिकेंगे, और गौण मैं बेचूंगा। पांचवा पॉइंट, अगर वह मुझे पकड़ता तो वे बे मारे न छोड़ता। यह भी मिश्रित वाक्य है, जिसमें उपवाक्य वे बे मारे न छोड़ता, और गौण अगर वह मुझे पकड़ता। अंतिम प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग किया। कोई 5 छांटिए और उनका वाक्य बनाइए। यहाँ पर केवल 5 वाक्य पूछे गए, वैसे तो पाठ में अनेक वाक्य दिए गए। नंबर 1, जी तोड़ काम करना। जी तोड़ काम करना, बहुत अधिक मेहनत करना। भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। दूसरा, टाल जाना। टाल जाना मतलब काम न करना, उसके लिए आनाकानी करना। सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे, पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। वाक्य समझ आया? सेठ जी बार बार अपने नौकर को विश्वास दिलाते रहे कि मैं तुझे जरूरत पड़ने पर सहायता करूंगा, और अंत में उसे टाल दिया। जान से हाथ धोना अर्थात मृत्यु हो जाना। युद्ध में हजारों जवान हाथ से धो बैठते हैं। और भी वाक्य आप बना सकते हो। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आने की बात सुनकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है जैसे को तैसा, अर्थात जैसा कोई कहता है उसके साथ वैसा ही करना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आज मैंने इस वीडियो में आपको पाठ के पूरे प्रश्न करवाए, भाषा ज्ञान कराया, जिसमें मिश्रित वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य भेद किए, मुहावरे किए। आपका पाठ पूरा हुआ। आप इस पाठ को याद करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक आपने 9th क्लास में रजिस्टर लगाना है, नोटबुक नहीं लगाएंगे।
रजिस्टर पर काम करेंगे। जैसे 8th में आप नोटबुक में काम करते थे, 9th में आप रजिस्टर पर काम करेंगे। नोटबुक नहीं लगाएंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे और साथ साथ याद करेंगे। धन्यवाद।